गाइस अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फील हो जाएगा, ऐसा पढ़ाऊंगा मैं। डेरिवेशन हो चाहे कुछ भी हो, है ना, टेंशन मत लेना, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार, और पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले तो हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बताओ? ई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है बताओ आप लोगों का? ई हो गया, ई इसका रिप्रेजेंटेशन है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, बेसिकली वो कैसी क्वांटिटी होती है आप लोगों की? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी बताओ ये आपके पास में? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हम लोग इसके ऊपर इस तरीके से एरो लगा लेते हैं। आपको पता है ना, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके ऊपर इस तरीके से एरो लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, डेफिनेशन लिखाऊंगा, पहले आप फील करो। जैसे मान लो कि आपके पास में क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे एक चार्ज है, और वो चार्ज मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज ले लिया। तो मान लो मेरे पास में एक प्लस क्यू चार्ज है ना। अब इस प्लस क्यू चार्ज के सामने मैंने कोई एक और चार्ज रख दिया जिसको हमने क्यू नॉट चार्ज बोला। अच्छा, ये क्यू नॉट चार्ज क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये जो क्यू नॉट होता है ना आप लोगों का, दिस क्यू नॉट, ये जो आपका क्यू नॉट होता है ना, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इस बात का मतलब क्या है? देखो एक बात तो ये समझ लेना कि पहले तो जो आपका ये क्यू नॉट होगा ना, इस ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव मानना है आपको, ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज क्या मानना है आप लोगों को? पॉजिटिव मानना है। तो क्यू नॉट क्या हमारे पास में पॉजिटिव है, और ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज बोलने का मतलब क्या है? देखो आपको ये तो पता है ना कि जो अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक माइनस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल, और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मान लो ये प्लस का क्यू है, और आप क्यू नॉट को भी प्लस ही बोल रहे हो भाई, क्यू नॉट भी आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो ये एक दूसरे को क्या करनी चाहिए? रिपेल करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि जो क्यू नॉट है ना, ये टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जो ये वाला प्लस क्यू है, ये इस क्यू नॉट को रिपेल तो करेगा ऐसे भाई, ये प्लस है और ये क्योंकि यूनिट का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है भाई। मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब क्या होता है? क्यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1 कूलाम, इसलिए इसको यूनिट बोला। अब ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मतलब ये जो चार्ज है ना आपका क्यू नॉट, के टेस्ट चार्ज है। तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को ऐसे रिपेल करेगा कि नहीं करेगा बताओ? इस तरीके से, है ना। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को इस तरीके से दूर रिपेल करेगा। बट क्योंकि ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है हमारे पास में, ये क्यू नॉट इस क्यू को रिपेल नहीं कर सकता। देखो वैसे तो दो भाई, अगर मान लो अगर मेरे पास में Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज, हमने कुलाम्स लॉ में पढ़ा था ना, तो Q1 Q2 में ये Q1 Q2 को भी रिपेल करता था, और Q2 Q1 को भी रिपेल करता था, ठीक है। ये होता था कि नहीं होता था? Q1 Q2 को भी रिपेल करता था, Q2 Q1 को भी रिपेल करता। पर लेकिन यहाँ पे जो Q नॉट होगा ना, ये Q नॉट इस Q को रिपेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है। बट ये प्लस Q इस Q नॉट को रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये जो Q नॉट है आप लोगों का, ये समझ में आ गया ना आप लोग? Q नॉट क्या होता है हमारे पास में? Q नॉट होता है आप लोग का यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमेशा पॉजिटिव मानना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इस क्यू नॉट को आप यहाँ पे रखते, बताओ ये वाला क्यू नॉट अगर आप यहाँ पे रखते, तो ये प्लस क्यू फिर से इस क्यू नॉट को क्या कर देता बताओ? इस तरीके से रिपेल कर देता। अगर आप इस क्यू नॉट को बताओ यहाँ पे रखते, तो ये वाला जो प्लस क्यू है, ये फिर से इस क्यू नॉट को इस तरीके से यहाँ रिपेल कर देता। मतलब आप इस क्यू नॉट को कहीं पे भी रख लो, आप इस स्पेस में कहीं पे भी रख लो, ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को इस तरीके से रिपेल करने वाला है। इस तरीके से कहीं पे भी रखो आप इस क्यू नॉट को, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस क्यू क्या करेगा? इस क्यू नॉट को इस तरीके से रिपेल कर लेगा। आप यहाँ पे रखो प्लस क्यू नॉट को, ये क्यू आप लोगों का इस तरीके से इसको रिपेल कर लेगा। यहाँ पे रखो इस क्यू नॉट को आप लोग, जहाँ पे भी रखोगे ना, ये प्लस क्यू क्या करने वाला है बताओ? इस क्यू नॉट को इस तरीके से रिपेल करेगा। यहाँ पे अगर आप इस क्यू नॉट को रखते हो, प्लस क्यू नॉट को, तो ये वाला जो प्लस क्यू होगा वो इस क्यू नॉट को ऐसे रिपेल कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो आपका ये प्लस क्यू चार्ज लिया था हम लोगों ने, ये वाला प्लस क्यू चार्ज,
इस प्लस क्यू चार्ज ने क्या किया, अपने अगल बगल एक रीजन जनरेट कर दिया। भाई ये जो प्लस क्यू है ना, इस प्लस क्यू ने क्या करा, अपने अगल बगल एक ऐसा फील्ड बना दिया, एक ऐसा रीजन बना दिया कि उस रीजन में जो आपका क्यू नॉड है, जैसे ही वो क्यू नॉड आता है तो वो रिपेल हो जाता है। समझ रहे हो बात को? इस प्लस क्यू ने क्या करा, अपने आसपास एक ऐसा फील्ड बनाया जिससे वो क्यू नॉट को क्या कर रहा है, रिपेल। जैसे आपने देखा होगा ना यार, ये मैग्नेट में भी तो होता है आप लोगों का। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मान लो दूसरा मैग्नेट आ गया इसमें, तो दूसरा मैग्नेट नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, तो ये साउथ और ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट। तो जैसे आपका एक मैग्नेट क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, और उस फील्ड में जैसे ही एक मैग्नेट आता है तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा, है ना? तो जैसे एक मैग्नेट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, वैसे ही एक चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसमें आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। भाई ये प्लस क्यू ने इस क्यू नॉट को रिपेल करा तो इसने एक फोर्स ही तो एक्सपीरियंस करी है ना। अच्छा मान लो इसी प्लस क्यू की जगह पे फॉर एग्जाम्पल आप माइनस क्यू चार्ज लेते, तो अगर मैंने एक माइनस क्यू चार्ज लिया, तो अब अगर मैं इस प्लस क्यू नॉट की बात करूँ, ध्यान से देखना, तो ये जो आपका प्लस क्यू नॉट होगा, भाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये माइनस क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट को अब अपनी तरफ खींचेगा। भाई माइनस तो प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, ये वाला नहीं कर सकता इसको अट्रैक्ट, ये बहुत छोटा चार्ज है भाई, क्यू नॉट बहुत स्मॉल चार्ज है। ऐसे ही ये माइनस क्यू, अगर यहाँ पे आप क्यू नॉट को रखते तो इधर रिपेल, इधर अट्रैक्ट कर लेता, यहाँ पे आप क्यू नॉट को रखते तो इधर अट्रैक्ट करता। तो यानी कि माइनस क्यू क्या कर रहा है आप लोगों का, इस क्यू नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से माइनस क्यू नॉट, है ना। यहाँ पे जो आपने ये, सॉरी माइनस क्यू नॉट नहीं, प्लस क्यू नॉट, क्यू नॉट तो ऑलवेज ही पॉजिटिव आएगा ना। तो देखो प्लस चार्ज क्या करता है, क्यू नॉट वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और माइनस क्यू क्या करता है आप लोगों का, इस प्लस क्यू नॉट को अपनी, सॉरी प्लस क्यू क्यू नॉट को दूर भेजेगा, और माइनस क्यू क्या करेगा, क्यू नॉट को अपनी तरफ पकड़ेगा। तो देखो चाहे आपका ये प्लस क्यू हो चाहे ये माइनस क्यू हो, इसने अपने अगल बगल क्या बनाया, एक ऐसी फील्ड बनाई जिसमें ये क्यू नॉट को अपनी तरफ या तो क्या करता है, रिपेल करता है, और या तो उसको अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप लोगों का, इसको डिफाइन कर लेते हैं, आ जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, यह आपका वो रीजन होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन स्पेस। स्पेस मतलब अब कहीं ना कहीं तो आपने ये रखा ही होगा ना भाई साहब, स्पेस में ही रखा होगा। तो इन द रीजन इन अ स्पेस इन विच अ टेस्ट अ यूनिट, लिखेंगे पहले तो, है ना, अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कौन सा है आप लोगों का, क्यू नॉट। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को, एंड दिस रीजन, ये जो आपका रीजन होगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसी रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो जैसे मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वैसे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड, ड्यू टू, किसकी वजह से क्रिएट होती है बताओ आप लोग की, चार्जेस की वजह से क्रिएट होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू चार्जेस, रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो मैंने आपकी ये लाइंस बनाई है ना, एक्चुअल में तो ये लाइंस होती नहीं है वैसे, तो ये जो लाइंस होती हैं आप लोगों की, इन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड, these lines are called electric field lines। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको शायद इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी बात है कि हर चार्ज क्या करता है आप लोगों का, अपने अगल बगल एक फील्ड को बनाता है, और जो वो फील्ड बनाता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब जैसे इस चार्ज ने क्या किया होगा, अपने अगल बगल एक फील्ड बनाई, उसमें जैसे ही कोई चार्ज आता है क्यू नॉट, उसको रिपेल कर देता है। प्लस की वजह से जो देखो, प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना,
वो अवे फ्रॉम द चार्ज बन रही है। देखो इस चार्ज से तो दूरी बन रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कहाँ बनती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। और माइनस की वजह से कहाँ बन रही है, देखो उसकी तरफ आ रहा है ना क्यू नॉट, तो हम बोलेंगे माइनस की वजह से कहाँ पे बनती है, टूवर्ड्स द चार्ज। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर बनती है और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ बनती है, ठीक है। तो आपको आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आता है आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या जाता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब हम लोग क्या करने वाले, देखो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट चार्ज को लेंगे। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा चार्ज। तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो जैसे मान लो आपने क्या करा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज से पहले मैंने आर वन डिस्टेंस पे आर वन डिस्टेंस पे और इस पी पॉइंट पे मान लो एक क्यू नॉट चार्ज को रखा। तो आपको पता है ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट को इस तरीके से रिपेल करेगा, मतलब ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, है ना। और साथ ही में आप देखो तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बना रहा होगा, बताओ। मतलब इस प्लस क्यू को, जब ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को ऐसे रिपेल करेगा, तो क्योंकि इस क्यू ने इस प्लस क्यू ने क्या किया होगा, अपने अगल बगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी, तभी तो क्यू नॉट को रिपेल करा, ठीक है। और जैसे मान लो यही आपके पास में प्लस क्यू चार्ज है, बट अब मैंने आर वन नहीं बल्कि कितनी डिस्टेंस पे इस चार्ज को रख दिया, आर टू डिस्टेंस पे इस क्यू नॉट चार्ज को रख दिया क्यू पॉइंट पे। तो अभी भी क्या करेगा, ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को इस तरीके से रिपेल करेगा, है ना। और रिपेल करेगा, देखो क्योंकि यहाँ पे इस प्लस क्यू ने क्या किया था, क्योंकि ये क्यू नॉट जो है ना इस क्यू के थोड़ा सा पास है यहाँ पे, इस क्यू में और इस क्यू नॉट में डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब ये क्यू नॉट इस क्यू के पास में है तो इस पर फोर्स क्या लग रही है, ज़्यादा लगेगी। और जब ये क्यू के पास ये क्यू नॉट थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो उस पर फोर्स क्या हो जाएगी आप लोग की, कम लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो कुछ वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा। मतलब देखो यहाँ पे इस प्लस क्यू ने अपने आसपास क्या करी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट रिपेल हुआ। इस प्लस क्यू ने भी क्या किया होगा, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उससे ये क्यू नॉट रिपेल हुआ। बट ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट तो अलग अलग है ना। तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी अलग होगी, क्यू पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी अलग होगी ना। मान लो इसको E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, नहीं होगी, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, वही हमें निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जैसे मान लो मेरे पास में फॉर एग्जांपल यहाँ पे O पॉइंट है और इस O पॉइंट पे आप लोगों का मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस O पॉइंट पे आपने कितना चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस O पॉइंट से मान के चल लो R डिस्टेंस पे, है ना, O पॉइंट से R डिस्टेंस पे आप लोगों ने कोई पॉइंट ले रखा है, फॉर एग्जांपल दैट पॉइंट इज़ योर P। ये पॉइंट कितना है आप लोगों का, P पॉइंट है। और इस P पॉइंट पे आप लोगों का एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है और मुझे बताना है इस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है बताओ, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, देखो ये बताओ इस पी पॉइंट पे जो क्यू नॉट चार्ज रखा है भाई, ये प्लस क्यू और ये क्यू नॉट है। अब क्यू नॉट तो कैसा है आप लोगों का, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। और क्योंकि आपका ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये प्लस क्यू क्यू नॉट को क्या करेगा बताओ, इस तरीके से रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, एक फोर्स से रिपेल करेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, ये फोर्स पहले मैं निकाल लेता हूँ। देखो फोर्स का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैंने आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, के Q1 Q2 अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, इसी फॉर्मूले को लगा लो यहाँ पे। तो F इज इक्वल टू के, तो चलो ठीक है। Q1 पहले वाले Q1 का चार्ज कितना है बताओ आप लोगों का, Q2 दूसरे वाले चार्ज कितना है भाई, इसको एक काम करो ना, इसको Q1 बोल दो आप लोग, इसको Q2 बोल लो आप लोग। तो Q1 की वैल्यू तो Q ही है, Q2 की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, Q नॉट, और अपॉन में
इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ, आर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। तो इतनी फोर्स आप लोगों का एक्सपीरियंस, दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाई क्यू नॉट चार्ज, है ना, ये जो फोर्स होगी, दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाई क्यू नॉट चार्ज के द्वारा इतनी फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी। अब देखो इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी कैसे निकलेगी वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालनी है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी इज गिवन बाय, अब देखो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना उसको निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, कि आपको जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, पहले ये देख लो कि क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लग रही है, और फिर डिवाइड कर लो आप लोग क्यू नॉट से। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, देखो जैसे मुझे इस पॉइंट पी पे निकालनी थी ना कि इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस पॉइंट पी पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपको क्या करना है, आपको ना ये देखना है कि इस क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लग रही है। भाई मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो आप ये देख लो क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लग रही है और फिर क्यू नॉट से डिवाइड कर लो। तो देखो फोर्स कितनी लग रही थी बताना ज़रा, तो फोर्स लग रही है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स कितनी लग रही है हमारे पास में, फोर्स लग रही है आप लोग की के क्यू नॉट अपॉन में कितना, आर स्क्वायर, ये तो फोर्स लग रही थी। और देखो फोर्स जो लग रही थी वो तो मैंने लिख दी, अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ आप लोगों का, क्यू नॉट आ जाएगा। अब आपको पता है ना ये वाली डिजिट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या फॉर्मूला बन गया बताओ आप लोगों का, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर और इनटू में क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट आपका कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है बताओ आप लोग की, के क्यू अपॉन में कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई है आप लोग की, ऑन पॉइंट पी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। ये जो हमारे पास में पॉइंट चार्ज एक छोटा सा चार्ज प्लस क्यू लिया था ना, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर कोई पी पॉइंट रखा है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है आप लोगों की, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी बन चुका है, ठीक है। भाई काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट भी निकाल लेते हैं हम लोग, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस फॉर्मूले से निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताओ, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो काम करो फोर्स की यूनिट क्या होती है बताना जरा मेरे को, फोर्स की यूनिट होती है सर न्यूटन, और क्यू नॉट क्या है आप लोगों का, टेस्ट चार्ज है बट है तो चार्ज ही ना, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ हमारे पास में, कूलाम। तो यूनिट क्या बन गई बताओ आपके पास में, न्यूटन, अपॉन को मैं पर लिख सकता हूँ और साथ में कूलाम। तो यूनिट क्या बन चुकी है ऐसा यूनिट आप लोग की, न्यूटन पर कूलाम। तो ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में आता है ना, वो आता है आप लोगों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या आता है हमारे पास में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं समझाता हूँ आपको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पहले तो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास में टॉपिक है, दिस इज द टॉपिक, ठीक है। तो क्या आ जाता है हमारे पास में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना आप लोगों का, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका जो चार्ज है वो चार्ज आप लोगों का कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, डिसकंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो, डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही ना हम लोग नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऑल्सो क्या कह सकते हो यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में एक टाइप आ गया कि नहीं आ गया बताओ। एक और टाइप होता है, एक तो आप लोग का डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक होता है हमारे पास में कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा आता है हमारे पास में, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बेसिकली क्या कह सकते हैं, कि जो आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसको हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर यूनिफॉर्म, दिस इज योर यूनिफॉर्म
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, ये तो हमने दो टाइप देख लिए ना। देखो एक चीज़ समझो, जैसे मान लो कोई बॉडी है हमारे पास में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में कोई भी आपने एक बॉडी ले ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई भी एक बॉडी ले लिया आप लोगों ने। अब इस बॉडी पे मैंने क्या देखा कि मान लो यहाँ पे आप लोगों का कुछ पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहाँ पे आप लोगों का कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज। मान लो यहाँ पे 3 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मान लो 1 कूलाम का है, ठीक है। 4 ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। यहाँ पे 1 कूलाम का ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 कूलाम का ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे मान लो बहुत ही कम कूलाम का है, या चलो ज़्यादा ही ले लेते हैं इस बार, 6 कूलाम का चार्ज है। तो आप देखो इस वाली बॉडी में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब चार्ज आप लोगों को इस बॉडी पे एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे भी 1 कूलाम होता है, यहाँ पे भी 1 कूलाम होता है, यहाँ पे भी 1 कूलाम, हर जगह अगर 1 कूलाम होता, तो वो तो आप लोगों का कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था बताओ आप लोगों का? कंटीन्यूअस, एक जैसा, यूनिफ़ॉर्म, एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है यहाँ पे, कहीं पे 3 कूलाम है तो कहीं पे 4 कूलाम है, कहीं पे 1 कूलाम है तो कहीं पे 6 कूलाम है। तो जब आपका जो चार्ज होता है ना, वो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसको डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, आप लोगों का चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके ना 3 टाइप आते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का फर्दर 3 टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? देखो पहला होता है हमारे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट वन इज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इनको सीखते हैं क्या होता है, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारे पास में कौन सा आता है बताओ? दैट इज योर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी समझाता हूँ मैं आपको एक एक करके इनको, ठीक है। और तीसरा कौन सा आता है बताओ आप लोगों का? दैट इज योर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये तीनों मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप लोगों का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो आता है हमारे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दैट इज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ना देखो डेंसिटी पता है, बताओ डेंसिटी। आपको ये तो पता होगा ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? मास अपॉन में कितना आ जाता है आप लोगों का? वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? मास अपॉन में वॉल्यूम। जैसे मान लो एक मेरे पास में ए बॉडी है ना, और एक मेरे पास में क्या है, पी बॉडी है। मान लो इन दोनों के वॉल्यूम सेम है, इसका जो वॉल्यूम है उसका भी यही वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम सेम है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि ए बॉडी के पास मास ज़्यादा है और बी बॉडी के पास आपका जो मास है वो कम है, ए बॉडी के पास मास क्या है, ज़्यादा, और बी बॉडी के पास मास क्या है आप लोग का, कम। तो अगर ए बॉडी के पास मास ज़्यादा है भाई, अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ से देखो ना, अगर आपका मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी आप लोग की, बढ़ेगी, है ना। तो अगर आपका मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ रही है। तो क्योंकि ए बॉडी का मास ज़्यादा है तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, बताओ आप लोगों की? इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और क्योंकि यहाँ पे मास आप लोगों का क्या है, कम, तो यहाँ पे डेंसिटी भी क्या होगी आप लोगों की, कम होगी। अब देखो मास ज़्यादा होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा होंगे, पार्टिकल ज़्यादा तो उनके मास ज़्यादा ना। जैसे आप समझो दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम मतलब दोनों में जगह सेम है, दोनों की जगह सेम है। ए बॉडी में जितनी जगह है बी बॉडी में भी उतनी जगह है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टिकल ज़्यादा है। मान लो यहाँ पे 50 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास में? 50 पार्टिकल्स है। तो मास ज़्यादा है ना, देखो मास ज़्यादा है मान लो, तो मास ज़्यादा है तो इसका मतलब कम, इसका मतलब क्या है? देखो मास ज़्यादा है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो कितने थे आपके? 50 पार्टिकल थे। अब मान लो यहाँ पे सिर्फ 15 ही पार्टिकल्स हैं, 15 ही पार्टिकल्स हैं, ठीक है। 15 ही पार्टिकल्स हैं कि नहीं है बताओ? तो यहाँ पे सिर्फ 15 पार्टिकल्स हैं, तो 15 पार्टिकल्स है तो उनका मास भी तो कम होगा भाई, 50 पार्टिकल्स का मास ज़्यादा होगा।
और है ना, और 15 पार्टिकल्स का मास क्या होगा आप लोगों का, कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी जगह पे 50 पार्टिकल्स ठूस रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी इतनी सी जगह पे सिर्फ 15 ही पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ देखो डेंसिटी आपको ज़्यादा दिख रही है कि नहीं दिख रही, मतलब थोड़ी सी जगह में आपका मास ज़्यादा ठूसा हुआ है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे मास एकदम पार्टिकल्स की भीड़ लगी पड़ी है, यहाँ पे तो पार्टिकल्स बहुत कम है कि नहीं है आप लोग के, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब अगर मास ज़्यादा होता है ना तो डेंसिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इस बात को समझ गए आप लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी एक जगह, मतलब जो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम में आपका कितना मास है, समझ रहे हो बात को, इस वॉल्यूम में आपका जो मास है वो ज़्यादा है, और इस वॉल्यूम में जो आपका मास है वो क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स भी कम है। तो इसकी डेंसिटी देखो ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या आप लोग की कम है। तो ये डेंसिटी मैंने आपको बता दी। एक्चुअल में हम मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, मास डेंसिटी। अब ऐसी चार डेंसिटी क्या होगी बताओ आप लोगों की, जैसे मान लो चार डेंसिटी क्या होगी, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। चार्ज डेंसिटी भाई, जैसे मान लो एक वॉल्यूम आपका ये है और एक वॉल्यूम आपका ये है, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए बॉडी एक बी बॉडी है। अब मान लो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, और यहाँ पे आपका क्या है, बहुत कम चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा चार्ज होगा, तो जहाँ पे ज़्यादा चार्ज होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा, जहाँ पे कम चार्ज होगा उसकी डेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। बस यही मेरे को आपको समझाना था, ठीक है। अभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में एक मेटल की वायर है, इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक मेटल की वायर है, और इस मेटल की वायर पे आप लोगों ने क्या कर रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है बताओ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया आप लोगों का कि जैसे मैंने ये आपकी मेटल वायर ली है ना, मतलब एक मेटल वायर लिया आप लोगों ने, मेटल वायर में कॉपर की वायर, किसी की वायर ले लो। तो आपने क्या कर रखा है, जैसे ये वायर ले रखी है मैंने, तो अगर मान लो इसके आप जितने भी यूनिट में देखोगे ना, अगर आप यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ मतलब अगर आपने इसका 1 मीटर उठाया, तो 1 मीटर में मान लो यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 कूलाम। फिर आपने 1 मीटर में उठाया तो कितना चार्ज है आपका, 2 कूलाम। फिर 1 मीटर में उठाया तो कितना चार्ज है आपका, 2 कूलाम। फिर 1 मीटर में उठाया तो कितना चार्ज है आपका, 2 कूलाम। मतलब अगर आप सेम लेंथ में देख रहे हो तो सेम लेंथ में सेम चार्ज है, यूनिट लेंथ में सेम चार्ज है। यहाँ भी 1 मीटर में 2 कूलाम, यहाँ भी 1 मीटर में 2 कूलाम, यहाँ भी 1 मीटर में 2 कूलाम, यहाँ भी 1 मीटर में 2 कूलाम। और क्योंकि आपका एक लीनियर है, इस तरीके से, ये लीनियर ही तो है ना, बताओ आप लोग का लीनियर, एक एक मतलब आप ऐसा बोल सकते हो एक वायर पे है, एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इसको लीनियर चार्ज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब लीनियर चार्ज के लिए एक टर्म डिफाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब आपका जो चार्ज है वो कितना डेंस है, वही तो मैंने आपको बताया था ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी जहाँ भी देखोगे सेम ही मिलेगी। भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम कैसे मिलेगी बताओ, मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से, ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाई लैम्डा। तो लैम्डा से डिनोट करते हो आप लोग, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप ये देख लो कि आपके पास में चार्ज कितना है, चार्ज कितना है आपके पास में, और अपॉन में डिवाइड कर दो आप लोग लेंथ को। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और लेंथ को हम लोग किससे डिनोट कर लेते हैं बताओ, एल से। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ हमारे पास में, क्यू बाई एल बन गया, ठीक है। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या आ चुका है हमारे पास में, क्यू बाई एल। इसकी यूनिट अगर मैं आपको बताऊं तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ हमारे पास में, चार्ज की यूनिट होती है सर कूलाम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है बताओ हमारे पास में, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो चुकी है, कूलाम पर मीटर। एसआई यूनिट क्या हो चुकी है इसकी, कूलाम पर मीटर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी समझाता हूँ। जैसे एक काम करना, आप इतने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना, इतने के लिए। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एल। तो क्यू कितना है बताओ आपका 2, और एल कितना है बताओ आप लोग का 1। तो कितना आ गया आप लोग का 2, और यूनिट क्या है, कूलाम पर मीटर। यहाँ पे भी आप 2/1 करोगे तो 2 कूलाम पर मीटर, यहाँ पे भी करोगे 2 कूलाम। मतलब सेम जगह पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब सेम जगह पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब पर यूनिट लेंथ पे आप लोगों का सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है। यहाँ भी 1 मीटर में 2 कूलाम, यहाँ भी 1 मीटर में। तो भाई अगर आप जितनी भी जगह देख रही हो, जितनी भी जगह देख रहे हो ना आप लोग, उसमें सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट कौन सा आता है बताओ आप लोगों का,
दैट इज योर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस इज योर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मतलब अब आपका चार्ज क्या होगा, एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लो एक मेटल की शीट है आप लोग के पास में, है ना, इस तरीके से एक प्यारी सी सुंदर सी शीट है। सुंदर तो नहीं बनी, चलो ठीक है। तो ये मान लो आपके पास में क्या है, मेटल की शीट है। अब इस मेटल की शीट पे आपका जो चार्ज है ना, इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब यहाँ पे जितना चार्ज होगा वही चार्ज यहाँ पे भी होगा, वही चार्ज यहाँ पे भी होगा, हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट सेम होगा। ठीक है, तो मेटल इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करिए ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो दिस इज डिनोटेड बाय सिग्मा, है ना। किससे डिनोट करते हैं इसको, सिग्मा से। तो देखो सिग्मा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, एक्चुअली में सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है आप लोगों की कि एक जो आपका चार्ज है वो चार्ज आपकी चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में ये शीट है ना आप लोगों की, इस तरीके से ये शीट है हमारे पास में। तो ये जो आपकी शीट है ना, इस शीट का मान लो आपने 1 मीटर स्क्वायर, भाई एरिया की यूनिट क्या होती है बताओ आप लोगों की, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है ना। तो अगर आपने 1 मीटर स्क्वायर लिया तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसीलिए चार्ज अपॉन एरिया आ जाता है। ठीक है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चार्ज की यूनिट क्या, देखो चार्ज के लिए तो हम लोग क्यू लिखते हैं और एरिया के लिए क्या आ जाएगा, ए। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन चुका है बताओ आप लोगों का, क्यू बाई ए। यूनिट भी आप लोग बता सकते हो इसकी, एसआई यूनिट बताना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो एसआई यूनिट विल बी, चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ हमारे पास में, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास में कूलाम, और एरिया की यूनिट क्या होती है हमारे पास में बताओ, दैट इज़ योर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन चुकी है बताओ आप लोग की, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड जो आपका आता है, दैट इज योर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या आता है हमारे पास में, दिस इज योर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने क्यूब ले लिया, ठीक है, आपने क्यूब ले लिया, तो इस क्यूब में जब आपका जो क्यूब होगा ना, तो ये जो आपने क्यूब बनाया, ठीक है, ये जो आपके पास में क्यूब है ना, तो इस क्यूब में आपका जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब यहाँ पे जितना चार्ज है आप लोगों का, वो भी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह सेम चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर जगह क्या होगा आप लोगों का, पूरे वॉल्यूम में पूरा जितना इसने जगह घेर रखी है उसमें सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हो आप लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेसिकली, आपका कितना चार्ज फैला हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करेंगे, दिस इज योर रो, है ना, सिंबल रो होता है ये। चार्ज की यूनिट क्या होती है, रो बोलते हैं इसे। ठीक है, रो। चार्ज की यूनिट क्या होती है, या चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, वी से। तो आपका जो रो का फॉर्मूला है वो क्या बन चुका है बताओ आप लोगों का, क्यू बाई वी। यहाँ से अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो। भाई चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ हमारे पास में, कूलाम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बताओ हमारे पास में, मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या बन चुकी है, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट आता है आपके पास में कौन सा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या फिर हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं बताओ, दिस कैन ऑल्सो बी सेड टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हो आप लोग इनको। ठीक है, तो क्या टॉपिक आता है बताओ हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप इन्हें चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हो, या फिर इन्हीं का एक और नाम भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स।
ठीक है, क्या आता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल लो या फिर आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल लो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं एक्चुअल में, ये जो कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों का, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। एक्चुअल में फैराडे क्या बोलना चाहते थे, फैराडे ये बोलना चाहते थे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली क्या करना चाहते थे, रिप्रेजेंट करना चाहते थे। तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बेसिकली ये क्या होती है आप लोगों का, दिस इज द पिक्टोरियल, मतलब एक पिक्चर की फॉर्म में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया बताओ यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये समझते हैं कि किस तरीके से होता है। जैसे मान लो आपको मैंने अभी पढ़ाया था ना, कई चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है आप लोगों का, इस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपने देखा था ना पॉजिटिव चार्ज के सामने, यहाँ देख लो, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज के सामने आप क्यू नॉट को रखोगे तो उसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसे दूर जाती हुई दिखेंगी आपको, इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज से इस तरीके से आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाती हुई दिखाई देंगी, तो आप लोगों को इस तरीके से दूर जाती हुई दिखाई देंगी ऐसे। तो ये एरो मैंने क्या बता रहा है कि आउटवर्ड जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है भाई साहब, समझ गया आप बात को। ठीक है, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं आप लोगों की, अगर आपके पास में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, भाई ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज है बताओ आप लोगों का, दिस इज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपके पास में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो मैंने एरो से बनाई है ना, यही आप लोगों की क्या है, ये जो मैंने इस तरीके से डंडे बना के फिर उसमें एरो डाल दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब वो चार्ज से दूर जाती हुई दिखेंगी आप लोगों को, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से आपको दूर जाती हुई दिख रही है। ठीक है, अच्छा दूसरा, जैसे मान लो इसी की हम दूसरे बात करते हैं, अगर आपके पास में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की जगह एक सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो माइनस की तरफ आती हुई दिखेंगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि वो क्यू नॉट को खींचता है कि नहीं खींचता। तो इस तरीके से माइनस की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हुई दिखेंगी ऐसे। तो माइनस की तो तरफ आती हुई दिखेंगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे बना लो, फिर 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 ऐसे बना लो। ठीक है, तो माइनस की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हुई दिखेंगी। तो अगर आपके पास में क्या है, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है सर, क्या है हमारे पास में सर, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है। तो फॉर अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ होती हैं, टूवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो ये दो पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा हम लोग देखते हैं, मान लो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए तो, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास में क्या है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में क्या होगा बताओ, ये बहुत सिंपल है भाई, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं ऐसे, प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाएगी, प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाएगी ऐसे, प्लस से निकलेंगी माइनस की तरफ जाएंगी, अब यहाँ तो है नहीं तो इधर चली जाएंगी ऐसे। समझ रहे हो ना बात को, इस तरीके से। तो प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाती हैं और माइनस की तरफ आपको आती भी दिखेंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो याद रखना प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी और माइनस की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास में मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, फिर तो प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाएगी। अगर मान लो दोनों ही प्लस होते तो,
फॉर एग्जाम्पल ये भी आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज होता। तो इस केस में क्या होता है भाई, पॉजिटिव से देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल तो रही है लेकिन पॉजिटिव उसको रिपेल कर देगा, तो पॉजिटिव रिपेल कर देगा तो ऐसे ऊपर चली जाएगी, ऐसे ऐसे। ये पॉजिटिव भी इधर जाना चाहेगा लेकिन रिपेल कर देगा तो ऐसे। अब उसको अपनी तरफ थोड़ी ना लेगा हो, पॉजिटिव से तो दूर बनती है हमारी सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पॉजिटिव से कैसी बनेंगी आप लोगों की, दूर बनेंगी, ठीक है सर। तो पॉजिटिव से दूर बनती हैं आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये अवे चला जाएगा ना इस तरीके से, तो दीज आर द अवे। तो इस तरीके से प्लस प्लस की वजह से ऐसी बनेंगी आप लोगों की। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर दोनों माइनस हो जाएंगे तो तब भी सेम ही बनेगा आप लोगों का। दोनों माइनस का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो ये भी आप लोग का एक माइनस है और ये भी आप लोग का एक माइनस है, तो दो माइनस हो गए ना। अब माइनस से भी तो निकलेगी जरूर, देखो यहाँ से भी आप लोग इस तरीके से दूर हो जाएंगी बस, है ना। मतलब यहाँ से वो निकलना तो चाहेगी लेकिन निकल के क्या हो जाएगी इस तरीके से दूर, ऐसे दिखेगी आपको, ऐसी आती हुई दिखेंगी कभी, मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ी ना जाएंगी भाई। हाँ यहाँ आपको आती हुई दिखाएंगे, माइनस की तरफ तो आती हुई दिखती है ना, माइनस में तो अंदर जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, समझ गए बात को। तो माइनस में तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आती हुई दिखेंगी, प्लस से आपको जाती हुई दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे रिपेल हो गई, देखो एक दूसरे के साथ नहीं जा पा रही हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये हम लोगों ने क्या सीख लिया, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है हमारे पास में, properties of electric field lines. So next topic which we are going to start, that is your properties of electric field lines. तो चलो ये भी सीख लेते हैं, properties of electric field lines, properties of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी आप बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमें समझना है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आप लोगों की, वो आपने देखा था ना पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं बताओ आप लोगों की। दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट को आप ओरिजिनेट भी बोल सकते हो, ठीक है। स्टार्ट की जगह पे क्या लिख सकते हो आप लोग, ओरिजिनेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट और ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से आपको निकलती हुई दिखाई देगी और नेगेटिव चार्ज पे आपको ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। तो मतलब जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और किसकी तरफ जाएंगी बताओ आप लोगों की, नेगेटिव चार्ज की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकल के किसकी तरफ जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट इसी में देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ, देखो नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। अब इसका मतलब क्या है मैं वो भी आपको समझाता हूँ। देखो आप मुझे एक बात बताना, जैसे आपने मैग्नेट पे पढ़ा हुआ है ना, मैग्नेट में क्या होता है, जैसे ये मान लो आपके पास में एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। तो अगर मान लो एक बात बताओ मुझे, आपको ये तो पता है ना मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और किसकी तरफ जाती है, साउथ की तरफ। ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी किसकी तरफ जाएंगी बताओ आप लोगों की, साउथ की तरफ। और अंदर फिर साउथ से नॉर्थ चली जाती हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पहले नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो जहाँ से निकली वहीं पे पहुँच गए। जैसे मान लो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस यहीं पे पहुँच गए, तो आप एक क्लोज लूप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। यस सर, बना रहे हैं सर, बिल्कुल बना रहे हैं सर।
तो अगर आप नॉर्थ से निकले साउथ की तरफ गए और अंदर फिर साउथ से नॉर्थ चले गए, नॉर्थ से निकले साउथ की तरफ गए, साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ चले गए, समझ रहे हो ना बात को? तो नॉर्थ से साउथ के, साउथ से नॉर्थ के, तो ये तो एक क्लोज लूप है। लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, आप प्लस से माइनस की तरफ गए अब वापस माइनस से प्लस थोड़ी ना जा रहे हो आप लोग। भाई आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव पे चली जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ना आप लोगों की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाती हैं, बट वापस नेगेटिव से पॉजिटिव थोड़ी ना आती हैं। तो क्लोज लूप नहीं बनाती भाई साहब। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तीसरा तीसरा पॉइंट क्या है आप लोगों का कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to, number of electric field lines is directly proportional to, is directly proportional to the magnitude of the charge, to the magnitude of the चार्ज। मतलब आपकी चार्ज की वैल्यू जितनी बड़ी होगी ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितना ज़्यादा आपका चार्ज बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे। जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, एक प्लस का 2 कूलाम चार्ज है, और ये आपके पास में क्या है, एक प्लस का 3 कूलाम चार्ज है, और ये आपके पास में क्या है, एक प्लस का 4 कूलाम चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको बोलूँ ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिख रहा है आपको? सिर्फ वैल्यू देखो, Q3 बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो Q3 इज़ ग्रेटर देन Q2 एंड Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती है ना, तो इससे मैंने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाली, इससे 3 इसका कूलाम है तो मैंने इससे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाल ली। यहाँ पे 4 है तो मैंने इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाल दी बताओ? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो आप देख रहे हो ना, जिसका चार्ज ज़्यादा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी क्या निकल रही हैं, ज़्यादा निकल रही हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखो अगर आप लोग, तो वो सबसे ज़्यादा 4 कूलाम वाले की, फिर 3 कूलाम वाले की, फिर 2 कूलाम वाले की। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो ये हो गई आपकी 3 प्रॉपर्टी। 3 क्लियर हो गई होंगी आपको? नहीं हुई है तो क्या कर सकते हैं, मैं तो करवा ही रहा हूँ बेस्ट अपना। चौथा देखते हैं। नहीं होंगी तो टेंशन मत लेना यार, कमेंट करना, वापस पढ़ाएंगे आपको, टेंशन का ही लेनी है। चौथा देखते हैं। और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है आप लोगों का, देखो अगर आप लोगों का अच्छा टेंजेंट समझते हो? टेंजेंट नहीं समझते यार, आप मेरे बच्चे हो, आपको थोड़ी ना आता है कुछ, हम सिखाएंगे आपको। देखो जैसे मान लो कोई कर्व है, कर्व पता है ना, कर्व, ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको। जैसे मान लो आप कुछ भी ड्रॉ कर लो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, आपने किस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली, आप सर्कल ड्रॉ कर लो, आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर, कुछ भी ड्रॉ करो, ये कर्व है भाई साहब। क्या आप लोग का ये एक कर्व है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने क्या करा, इस तरीके से कर्व ड्रॉ करा। अब जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल एक कर्व है आपका, तो कर्व के एक पॉइंट से जो लाइन पास होती है ना भाई साहब, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। अरे समझे, टेंजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है? तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? टेंजेंट बोलेंगे। तो टेंजेंट क्या होती है सर? टेंजेंट होती है जो भी ऐसी लाइन जो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाए। मतलब अगर एक लाइन सिर्फ आपके एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही है तो टेंजेंट है। अरे ले भाई समझ, मान ले मैंने एक कर्व बनाया, ये आपका एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इससे एक लाइन पास हो रही है। अब मुझे बता, ये लाइन कितने पॉइंट से पास हो रही है तेरी? 2 पॉइंट से पास हो रही नहीं हो रही आपकी? तो ऑब्वियस ही बात है टेंजेंट तो ना है ये सर, तो क्या है सर? ये सीकेंट है सर। समझ गए ना बात को? समझे? तो ये आप लोगों का क्या है, बेसिकली टेंजेंट कर्व के सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होती है, सेकेंड आपकी 2 पॉइंट से भी पास हो सकती है, ठीक है? 2 पॉइंट से पास हो सकती नहीं है, होती है। चलो तो ये आपको समझ में आया ना? तो टेंजेंट का मतलब होता है जो कर्व के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास हो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप लोगों के पास में कोई भी एक पॉइंट है और वहां पे अगर आप एक टेंजेंट बना देते हो ना, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the electric field lines, on the
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर आपने कहीं पे भी टेंजेंट बना दी ना, तो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमू आपको समझाएगा ना यार, काय को टेंशन लेते हो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, समझ नहीं आया, समझाएंगे आपको, टेंशन क्या है। जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से तो भाई साहब अवे निकलती है कि नहीं निकलती आप लोगों की फील्ड लाइंस, और माइनस की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ से भी निकलेगी, इधर की तरफ चली जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये तो आप समझते हो ना, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती है। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो, आप एरो देखो, एरो यहाँ पे है ना, जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी है, ये कर्व है कि नहीं है बताओ, एक कर्व है। तो आप एरो देखो, एरो इस डायरेक्शन में जा रहा था कि नहीं जा रहा था, तो एरो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पॉइंट पे बस एक पॉइंट से छूती हुई एक लाइन बना दो, तो ये बन गया आपका टेंजेंट। यहाँ पे देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में देखो तो पॉइंट इधर जा रहा है ना आपका, तो इस डायरेक्शन में बन जाएगा आपका टेंजेंट। मतलब जिस डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये आपके पास में कर्व है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में कर्व है, अब इस तरीके से मैंने यहाँ एरो दिखा रखा है ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में एरो होगा, जैसे मान लो इस पॉइंट पे बताना है ना आपको, तो इस पॉइंट पे बताना है आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ है, तो बता दो सर, इस पे एक टेंजेंट खींच दो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो ये आपका एक कर्व है, ये आपका एक कर्व है और एरो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मुझे बताना है कि इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, तो जैसे मान लो इस पॉइंट पे बताना है, तो बस इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो, जिस डायरेक्शन में एरो होगा ना उसी डायरेक्शन में आप टेंजेंट बना दो। जैसे मान लो ये एक कर्व है, ध्यान से देखना, ये आपका एक कर्व है और एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बतानी है, तो बता सकते हो ना, इस पे टेंजेंट इसी डायरेक्शन में बना दो, जिस डायरेक्शन में एरो उस डायरेक्शन में टेंजेंट। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है सर। अभी बात बताओ, जैसे मान लो एक चीज़ और बोली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी और होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी है। अब ये देखो, आप बोलोगे यार इधर तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। अभी मैंने करवाई है ना, बट नहीं कर सकती है। देखो जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है, अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है आपकी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी जा रही है। अब इस पॉइंट पे क्या करना है मुझे, इस पॉइंट पे सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बतानी है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बतानी है उस पॉइंट पे आपको एरो की डायरेक्शन में टेंजेंट खींच लो। तो यहाँ एरो की डायरेक्शन में टेंजेंट खींचा मैंने। अब इसी पॉइंट पे इधर बतानी ना आप लोगों को, लेकिन इस वाले के लिए देखो एरो इधर जा रहा है तो टेंजेंट भी इधर बनेगी कि नहीं बनेगी। अब देखो इस पॉइंट में एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन बता रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी जा रही है। अब एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शन थोड़ी ना हो सकती हैं। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों, बिकॉज इफ दे डू सो, अगर ये ऐसा करें, इफ दे डू सो, अगर ये ऐसा करती हैं, तो देखो इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई बताओ। इफ दे डू सो वी विल गेट टू डायरेक्शन, वी विल गेट टू डायरेक्शन ऑन अ पॉइंट। एक पॉइंट पे हमें कितनी डायरेक्शन मिल जाएंगी भाई साहब, दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए इस बात को। तो ये हो गया आप लोगों का फिफ्थ पॉइंट। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ, सिक्स पॉइंट है आप लोगों का। सिक्स पॉइंट ये बोलता है आप लोगों का कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे क्राउडेड होती हैं तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे आपकी ज़्यादा होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे आपकी डेंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रॉन्ग where electric field lines are electric field is strong. Electric field lines नहीं, sorry, electric field is strong where electric field lines are close and electric field is weak. मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ, टेंशन मत लो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक where electric field lines are far. अब ध्यान से समझना, इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ. जैसे मान लो इस पॉइंट को क्या कहता है, ये पॉइंट ये बोल रहा है, देखो कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो वहाँ पे स्ट्रांग होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास पास होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वहाँ पे वीक हो जाएगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, आपकी दूर दूर हो जाएंगी. जैसे मान लो कि हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है आप लोगों का. अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ये बनाई, इससे तो दूर ही निकलती है ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ध्यान से देख लो अगर आप लोग, तो दूरी तो बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से, ऐसे. अब मान लो मैं एक सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ, जितना बड़ा सर्कल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, उतना ही बड़ा सर्कल यहाँ पे बनाऊंगा. मान लो मैंने इतना बड़ा सर्कल बनाया, ठीक है, इतना बड़ा सर्कल बनाया है, ठीक है. अब इतना ही बड़ा सर्कल मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, इसी चीज़ को आगे ले करके ऐसे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ऐसे दूर दूर जा रही होंगी ना भाई साहब. इतना ही बड़ा सर्कल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पहला वाला सर्कल है ना, इस पहले वाले सर्कल से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है आपकी, 1 2 और 3. तो फर्स्ट वाले सर्कल से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई, 3. सेकंड वाला जो सर्कल है उससे सिर्फ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा पा रही है, 1. तो जो आपका पहला वाला सर्कल है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है आपकी, 3. जो दूसरा वाला सर्कल है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है आप लोगों की, 1. तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है कि नहीं है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप लोगों का वीक होगा. मतलब क्या है इस बात का, अगर आपके पास में क्यू नॉट यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, अगर आप उसको यहाँ पे रखते हो क्यू नॉट को, और अगर आप उसे यहाँ पे रखते हो, तो देखो ये प्लस है, ये भी क्यू नॉट प्लस ही होता है, तो रिपेल करेगा. तो अगर ये क्यू नॉट इस प्लस के पास में रखा होगा तो बहुत तगड़े तरीके से रिपेल होगा. अगर इस क्यू नॉट को थोड़ा सा दूर रख दोगे तो कम तगड़े तरीके से ये क्या होगा आप लोगों का, रिपेल होगा. समझे इस बात को. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ जहाँ पास पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ स्ट्रांग होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब दूर हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, वीक हो जाएगा. तो दिस इज द 6th प्रॉपर्टी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब चलते हैं हम लोग 7th प्रॉपर्टी की तरफ. 7th प्रॉपर्टी क्या बोलती है आप लोगों की, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना आप लोगों की, वो कंटिन्यूस होती हैं. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आप लोगों की ब्रेक नहीं होती. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से चलती जाएगी हमेशा ऐसे, कभी भी ब्रेक नहीं होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं आप लोगों की, कॉन्टिन्यूस होती हैं. एंड एक्चुअल में तो होती नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. आपने पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करता है, ये आपको पता है ना, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करता है. किसकी वजह से, क्योंकि वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. बट वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखती थोड़ी ना है. ये जो नॉर्थ साउथ पोल से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है वो आपको दिखती थोड़ी ना है भाई साहब. जैसे ये जैसे मान लो ये आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ है ना, तो इसको रिपेल करेगा तो इस एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं आप लोग की, और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ बनती है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में थोड़ी ना होती हैं, दिखती नहीं है हमें, है ना. तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती हैं एंड दे आर इमेजिनरी. कैसी होती हैं आप लोगों की, ये इमेजिनरी होती हैं. ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. आई होप आपको सारी बातें यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी. ठीक है, तो चलो अब हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को.
और इसी से रिलेटेड यार आपकी 2 डेरिवेशन भी हैं, तो प्लीज़ ध्यान से समझना इस टॉपिक को। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाई मतलब टू, डाई मतलब टू, और पोल मतलब पोल। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, उसमें आपका एक पेयर होगा। पेयर मतलब उसमें दो होंगे। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ, डाइपोल जो होता है आप लोगों का वो पेयर होता है ऑफ किसका? इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस का। इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे मान लो कि आपके पास में क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपके पास में एक प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो इनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम होगा। मतलब अगर जो आपका क्यू है वो क्यू आपका 5 कूलाम का है, अब ये माइनस का 5 कूलाम होगा, ये प्लस का 5 कूलाम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। मैग्नीट्यूड क्या होगा आप लोगों का? सेम होगा, ठीक है। मतलब अगर ये माइनस का 3 कूलाम है तो ये प्लस का 3 कूलाम होगा, ये माइनस का 2 कूलाम है तो प्लस का 2 कूलाम होगा। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो डिस्टेंस कितनी लेनी होती है आप लोग को? 12 ही लेते हैं हम लोग ऑलवेज। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होती है आप लोग की, है ना। इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस एंड एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। एक सेपरेटेड होते हैं ये स्मॉल डिस्टेंस किससे? 12 से। मतलब 12 डिस्टेंस से ये क्या होते हैं आप लोगों के? सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 12। अब देखो एक्चुअल में एक टर्म डिफाइन और की जाती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझ में आ गया ना, एक माइनस क्यू चार्ज होगा, एक प्लस क्यू चार्ज होगा, उनके बीच की बस डिस्टेंस 12 होगी, याद रखना। अब आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसको पहले तो हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। पी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? जैसे मान लो ये आपके पास में माइनस क्यू चार्ज है और ये आपके पास में प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होती होगी ना। तो डायरेक्शन हमेशा इसकी कहाँ से होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ऑलवेज कहाँ से कहाँ होती है इसकी डायरेक्शन? ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। माइनस क्यू से कहाँ तक होगी इसकी डायरेक्शन? प्लस क्यू तक होगी। तो पी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसको निकालना कैसे है? देखो आप इन दोनों में से कोई भी चार्ज है, भाई मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। अगर ये माइनस का 2 कूलाम है तो प्लस का 2 कूलाम है, माइनस का 3 है तो प्लस का 3, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो आप इन दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, क्यू ले लिया मैंने, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12। तो क्यू इंटू 12 जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास में? Q इंटू 12। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? Q इंटू में कितना? 12, ठीक है। Q इंटू में 12 इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी यूनिट। तो एसआई यूनिट की अगर हम इसकी बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है? Q मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ आपकी? कूलाम। और लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारे पास में? मीटर। तो कूलाम मीटर इज द यूनिट। तो कूलाम मीटर क्या होती है बताओ? इसकी यूनिट हो जाती है सी मतलब कूलाम, एम मतलब मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है बेसिकली? अब देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एट अ पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल आपको निकालनी है एट अ पॉइंट P, कह लो आप लोग, एट अ पॉइंट P पे। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो सबसे पहले उसने डाइपोल बोला ना, तो आप एक काम करो, एक डाइपोल ले लो। तो मान लो मैंने एक डाइपोल ले लिया, ये आपके पास में एक माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास में क्या है? एक प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी भाई, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 12 होगी कि नहीं होगी?
यस सर, यही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी 12। मान लो ये पॉइंट कितना है आप लोगों का ओ है, बीच वाला पॉइंट है ना ओ है। अब एक्सिस का मतलब क्या है कि जिस लाइन पे चार्जेस रखे हैं ना उसी लाइन के अलोंग, देखो ये चार्जेस इस लाइन पे रखे हैं कि नहीं रखे, तो इसी लाइन के अलोंग अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ P, तो इस P पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, हमने एक डाइपोल लिया, उस डाइपोल से, अच्छा इस डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट कितना है आप लोगों का O, और इस O से लेकर के इस P तक की जो डिस्टेंस है ना, इस O से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, R ले ली हम लोगों ने। तो O से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, R है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, एक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सिस पे, एक्सिस मतलब इसी लाइन के अलोंग, ये जो लाइन है ना आप लोगों की, इसी लाइन के अलोंग हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक काम करता हूँ, इस माइनस क्यू वाले को मैं फर्स्ट चार्ज बोल देता हूँ और प्लस क्यू वाले को मैं सेकेंड चार्ज बोल देता हूँ। अब देखो प्लस की वजह से तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है ना, ये आपको पता है, ये कहाँ बताया मैंने, यहाँ पे देखो, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस क्यू तो हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, जैसे यहाँ पे है तो इससे अपनी दूर बनाएगा, तो कहीं पे भी होगा तो अपने से दूर ही बनाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये आपके पास में प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी बताओ, इस तरीके से दूर बनेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बनी है, सेकेंड चार्ज की वजह से, सेकेंड मतलब इस प्लस क्यू की वजह से। और माइनस क्यू की तो तरफ बनती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो ये जो आपका माइनस क्यू था, ये तो इस क्यू नॉट को अपनी तरफ खींच रहा था कि नहीं खींच रहा था, तो माइनस क्यू अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो माइनस क्यू में क्या होगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, तो माइनस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। मतलब ये जो प्लस क्यू होगा ना इस पी पॉइंट को अपने से दूर भेजेगा, और ये जो माइनस क्यू होगा इस पी पॉइंट से इस पी पॉइंट को अपनी तरफ बुलाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बन गई बताओ आप लोगों की, फर्स्ट की वजह से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखो ये वाला एरो आपका ग्रेटर होगा, मतलब प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है ना E2 वो ग्रेटर है, और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है E1 वो कम है। क्यों, क्योंकि भाई ये पी पॉइंट जो प्लस के पास में भी तो रखा है, और अगर इसके पास में ये रखा हुआ है तो इस पर ज़्यादा फील्ड लगाएगा नहीं लगाएगा बताओ। तो अगर ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का ये प्लस के पास में रखा है तो इस पर ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो हम बोल सकते हैं E2 इज़ ग्रेटर देन E1, क्योंकि ये पॉइंट आपका प्लस क्यू के पास में रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस क्यू से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोगों की, टोटल डिस्टेंस है 12, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी L, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की L, क्योंकि L प्लस L 12 हो गया कि नहीं हो गया। अब माइनस क्यू से अगर मैं बताना चाहता हूँ तो देखो आपको माइनस क्यू से डिस्टेंस बतानी है ना, तो माइनस क्यू से बतानी है, तो देखो माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है आप लोग की R, अगर मैं R में L और जोड़ दूँ बताओ, R डिस्टेंस यहाँ तक है ना, अगर R में मैं और L जोड़ दूंगा तो माइनस क्यू बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो मतलब माइनस क्यू से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, माइनस क्यू से जो P पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो कितनी है बताओ हमारे पास में, दैट इज़ योर R प्लस L। समझे बात को, माइनस क्यू से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बताओ हमारे पास में, R प्लस L। और ऐसी अगर मैं आपसे बताऊं तो ये जो आपका प्लस क्यू है, प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस होगी बताओ, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है R, R में से अगर मैं L पीछे आ जाऊँ तो प्लस क्यू की डिस्टेंस पता चल जाएगी नहीं पता चल जाएगी आपको। तो प्लस क्यू से जो डिस्टेंस हो जाएगी आप लोगों की, प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बताओ P पॉइंट की, तो प्लस क्यू से डिस्टेंस हो जाएगी आप लोगों की R माइनस L। पहले आप ये वाली बात समझे कि नहीं समझे बताओ। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है R, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है, तो माइनस क्यू के लिए कितना आगे चलना पड़ेगा L ना, तो R प्लस L। और प्लस क्यू के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है R, तो पीछे L आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, तो R माइनस L। मतलब मैं सिंपल बातों में कहूँ तो माइनस क्यू के लिए कितनी डिस्टेंस है बताओ आप लोगों की, R प्लस L, और प्लस क्यू के लिए कितनी डिस्टेंस है बताओ आप लोगों की, R माइनस L। ये बात आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम P से डिस्टेंस देख रहे हैं ना हम, तो चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में हमें इस P पॉइंट पे क्या निकालना है बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इनमें से बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, E2 वाली, तो E2 में से क्या माइनस कर लोगे बताओ आप लोग, E1। तो E2 में से क्या माइनस कर लेंगे हम लोग, E1, ठीक है। अब एक काम करते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये तो पता है ना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर के क्यू और अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को एक काम करते हैं। तो जब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ई टू, देखो ये टू कौन सा चार्ज है आपका, जो टू वाला है वो कौन सा चार्ज, देखो फर्स्ट चार्ज कौन सा है आपका, माइनस क्यू वाला, देख लो फर्स्ट चार्ज माइनस क्यू है। और सेकंड चार्ज कौन सा वाला है बताओ आप लोगों का, प्लस क्यू वाला। तो फर्स्ट चार्ज आपका माइनस क्यू, सेकंड चार्ज आपका प्लस क्यू है। तो ई टू मतलब किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ मैं, ई टू मतलब किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ मैं, प्लस क्यू की वजह से। साइन मत देखना, बस प्लस माइनस साइन मत देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेकंड की वजह से बता रहे हो ना, तो सेकंड मतलब प्लस क्यू, और प्लस क्यू के लिए कितनी डिस्टेंस है बताओ आप लोग की, आर माइनस एल, क्योंकि यहाँ आर रखना पड़ता है नहीं रखना पड़ता। तो इधर बन जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई वन है आप लोगों का। देखो ई वन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, मैंने बोला ना प्लस माइनस छोड़ो, फर्स्ट कौन सा वाला चार्ज है, माइनस क्यू है कि नहीं है बताओ। तो फर्स्ट माइनस क्यू है, तो फर्स्ट आप लोगों का माइनस क्यू वो रखना नहीं है आप लोगों को, माइनस क्यू साइन, डायरेक्शन तो हमने देख ही ली ना भाई, ई वन इधर होगा ई टू इधर होगा, उसको छोड़ो, साइन मत रखना था, प्लस क्यू माइनस क्यू छोड़ दो। तो ये क्यू रख दिया हम लोगों ने फर्स्ट की वजह से। अब फर्स्ट कौन सा है, माइनस क्यू के लिए कितनी डिस्टेंस है बताओ आप लोग की, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। पहले आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ मैंने क्या किया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब दो की वजह से लिख रहे हैं हम, तो दो वाला कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, और प्लस क्यू के लिए कितनी डिस्टेंस है आप लोगों की, आर माइनस एल, और माइनस क्यू के लिए कितनी डिस्टेंस है, आर प्लस एल। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो, तो जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो इस पे भी के क्यू, इसमें भी के क्यू, तो यहाँ और यहाँ के क्यू कॉमन दिख रहा है, कॉमन की नहीं दिख रहा आपको, तो के क्यू कॉमन ले लिया। तो इधर ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, वन अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। भाई यहाँ कुछ नहीं बचा तो वन ही तो बचेगा, माइनस इधर भी के क्यू कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, वन अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसको आपको सॉल्व करने के बाद एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो बाहर क्या चल रहा है आप लोगों का, के क्यू तो कॉमन आ गया था, तो क्या बचा हमारे पास में, वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो बचा हमारे पास में है ना, के क्यू अपॉन के क्यू वन माइनस आर, वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बस अब एलसीएम ले लो इसका। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना आपको, के क्यू तो सेम ही ऐसे ही ठीक है। क्या करना है, देखो इन दोनों को तो साथ में लिख दो, इन दोनों को मतलब आर माइनस एल का होल स्क्वायर एक साथ लिख दिया, और आर प्लस एल का होल स्क्वायर भी एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब इस आर प्लस एल के स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करो, आर प्लस एल स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, आर प्लस एल का स्क्वायर ही तो आ जाएगा भाई, फाइव को वन से मल्टीप्लाई करते हो तो फाइव आता है ना, तो आर प्लस एल के स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आर प्लस एल का स्क्वायर ही तो आ जाएगा, माइनस आर माइनस एल स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा बताओ, आर माइनस एल का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक काम करो, के क्यू आपका ऐसे ही ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो आर प्लस एल के होल स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, कैसे मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये है ना हमारे पास में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो अगर मैं आर को ए मान लूँ और एल को मैं बी मान लूँ, तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, टू ए बी। और ये याद रखना कि ए किसको माना है आप लोगों ने, आर को, और बी किसको माना है आप लोगों ने, एल को। ये देखो ए आर को माना है कि नहीं माना, और बी किसको माना है आप लोगों ने, एल को। तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर देखो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने आर का स्क्वायर, प्लस फिर बी स्क्वायर मतलब किसका, एल का स्क्वायर, प्लस में टू, ए की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ आप लोगों का, आर, और बी की जगह पे कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों को, एल, ये तो है टू ए बी। तो चलो इसमें तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने आर प्लस एल के स्क्वायर में, माइनस यहाँ पे देखो अगर आप लोग आर माइनस के एल के स्क्वायर में, तो अगर आप आर को ए मान लो और एल को अगर मैं बी मान लूँ, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आप लोगों का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी। याद रखना ए आपने आर को माना है और बी किसको माना है, देखो आप लोगों ने एल को माना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें फॉर्मूला लगाना, जरा ब्रैकेट अभी सेम ही रखो, ब्रैकेट को मत खोलो अभी,
आर माइनस, देखो क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर मतलब किसका, आर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एल का स्क्वायर, बी तो हमने एल को माना है ना, माइनस टू ए बी मतलब टू ए की जगह पे कितना रखोगे आप लोग, ए देखो, ए आपका आर हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, एल। ये बन गया कि नहीं बन गया हमारे पास में, तो ये बन गया, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है आप लोगों का, इसको लिख लेते हैं जो अपॉन में चल रहा है। अच्छा, अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा होगा ना आप लोगों का, ये बात आप लोग ध्यान से देख लो, अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो ए बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो आर माइनस एल को एक साथ लिख दो, आर प्लस एल को भी एक साथ लिखो, और इस पूरे का क्या कर दो आप लोग, होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना हम लोग ऐसे, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करो, ब्रैकेट खोलना जरा, तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बनेगा, के क्यू तो आपका ऐसे ही ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर, टू इंटू में क्या चल रहा है बताओ आप लोग का, आर एल। देखो इसको खोलोगे तो माइनस, ये प्लस का होगा ना, तो माइनस प्लस का माइनस, साथ में आपका आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस का फिर से कितना आपका माइनस, और साथ में आपका एल स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, साथ में आपका टू आर एल आ जाएगा अपॉन में। इसको अगर अब आप ध्यान से देखो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, देखो अगर मैं आर को ए मानूँ और एल को बी मानूँ, है ना, ये लिखा हुआ है ना आपके पास में, देखो यही तो है हमारे पास में, आर माइनस एल, आर प्लस में कितना एल। तो अगर मैं आर को क्या मान लूँ ए और एल को क्या मान लूँ बी, आर को क्या माना मैंने ए, एल को कितना माना बताओ मैंने बी, तो आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो बेसिकली देखो और बीच में कौन सा साइन है आप लोगों का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर आप अब कंपेयर करो तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी है बताओ, आर के, और बी की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी है बताओ, एल के। तो बस इससे एक काम करो आप लोग, यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा था ना, वो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू किसके बराबर है बताओ, आर, तो आर का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है बताओ, एल, तो एल का स्क्वायर, और इस पूरे का भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, होल स्क्वायर, वो तो चल ही रहा है ना पावर टू, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। देखो प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर आप देखो तो क्या बन चुका है, के क्यू टू आर एल प्लस टू आर एल कितना बन चुका है बताओ हमारे पास में, फोर आर एल बन चुका है। क्या बन चुका है हमारे पास में, फोर आर एल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते, देखो आर की पावर टू है ना हमारे पास में, देखो ये जो आपके पास में क्या होता है, एल होता है ना, एल, ये एक्चुअल में ये जो एल होता है ना आप लोगों का, ये देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। पहले इसको लिख लो, आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर की पावर कितना, टू। अब ये देखो, ये जो ट्वेल्व होती है ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, तो एल और छोटा हो गया कि नहीं हो गया, मतलब ये जो आपका एल होता है ना, ये जो आपका एल होता है, ये आपका इस आर से बहुत ही छोटा होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस एल इज़ मच मच लेसर देन आर। तो आर की वैल्यू, जो एल की वैल्यू होती है वो आर से बहुत छोटी होती है, तो एल को आप लगभग किसके बराबर मान सकते हो, ज़ीरो के बराबर। तो एल देखो किसके बराबर बन गया आप लोगों का, ज़ीरो के बराबर। तो अब ध्यान से देखना यहाँ से क्या बनेगा, के क्यू फोर आर एल अपॉन में कितना बनेगा हमारे पास में, इसको देख लेते ध्यान से। देखो आर स्क्वायर तो ऐसे ही ठीक है आपका, एल की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, जीरो का स्क्वायर, और साथ में कितना चल रहा है टू, क्योंकि एल तो आपका जीरो बन गया ना। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक काम करो, इस चीज़ को मैं ना थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ और ये समझाऊंगा कैसे। आपका एक काम करो, के तो ऐसे ही ठीक है, क्यू भी ऐसे ही ठीक है। एक बार बताओ, ये जो फोर आर एल एल लिखा है ना आप लोगों का, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ट्वेल्व इंटू में टू आर। बताओ क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कि आप सहमत हो। देखो कैसे लिखा मैंने इसको, ध्यान से देखना, टू टू सा कितना बनेगा बताओ, देखो के है ना यहाँ पे, के यहाँ पे भी है, क्यू है आपका, क्यू यहाँ पे भी है। अभी जो फोर आर है, तो मुझे बताओ टू इंटू में टू करोगे तो कितना बनेगा आपका, फोर ही आएगा, और आर इंटू एल करोगे तो कितना बन जाएगा आपका, आर एल। तो सेम ही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे, है ना। तो अब एक चीज़ देखो, नीचे कितना, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो गया, तो क्या बचेगा नीचे आप लोगों का, आर स्क्वायर की पावर कितना, टू। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो क्या बन चुका है, कि आपका ऐसे ही ठीक है। ये जो Q इंटू ट्वेल्व होता है, ये मैंने आपको बताया था ना, Q इंटू ट्वेल्व, ये तो डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है P, Q इंटू ट्वेल्व पी के बराबर होता है कि नहीं होता है, यहाँ देखो Q इंटू ट्वेल्व,
Q इंटू 12 ये किसके बराबर हो जाता है आप लोग का P के बराबर। तो Q इंटू 12 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो ये वाली चीज़ Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, P। Q इंटू 12 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, P इंटू में क्या चल रहा है आप लोग का 2R, और अपॉन में R की पावर 2 से कितना बन जाएगा 4। अब एक R से एक R आपका कैंसिल हो गया, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी बच रही है ई नेट, वो कितना आ जाएगा, एक काम करो इस 2 को आगे लिख दो, 2 साथ में कितना चल रहा है आपका K, साथ में P, अपॉन में नीचे एक R कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया आप लोग का R क्यूब। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल जो निकल के आती है, तो वो इतनी निकल के आती है। तो नेट, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द axial position due of an इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल की जो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना, उसको हम लोगों ने कितना डिराइव कर दिया, 2kp अपॉन आर क्यूब। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं किस पे बताओ। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole on the equatorial position। अब इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वही समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, आपको समझ आ जाएगा। देखो जैसे मान लो, इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक माइनस क्यू चार्ज है और आपके पास में एक प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ऐसे ही बनता है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू होगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ आप लोगों की, ये डिस्टेंस 2L होगी। अब मैंने इसका बीच का कोई पॉइंट ले लिया, लेट से O, तो बताओ अगर ये 2L डिस्टेंस है तो ये भी L और ये भी कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, L होगा कि नहीं होगा। अब देखो इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है कि जो मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर डालो इस तरीके से, ये मिड पॉइंट से क्या डाला मैंने यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर डाला, तो मिड पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर मैंने डाला है ना, और इस परपेंडिकुलर पे अगर आप एक पॉइंट ले लो P, तो इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये जो परपेंडिकुलर लाइन है और परपेंडिकुलर लाइन पे जो पॉइंट P है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, ऑन पॉइंट P। अब मान लो ये L डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं एक काम करता हूँ R डिस्टेंस बोल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है, अच्छा मैं फिर से नाम दे देता हूँ है ना, इस माइनस क्यू को मैं 1 बोल देता हूँ, प्लस क्यू को मैं 2 बोल देता हूँ। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भेजेगा, क्योंकि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर बनती कि नहीं बनती। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। और माइनस क्यू क्या करेगा, इस P पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इसकी तरफ बनेगी, तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो देखो Q की वजह से ऐसे रिपेल करेगा भाई, Q तो P पॉइंट पे दूर बनाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और 1 तो उसकी तरफ बना देगा, प्लस से तो दूर बनती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस की तरफ बन जाती है, ठीक है। अच्छा काम करो, ये R डिस्टेंस है, ये L डिस्टेंस है, तो मुझे बता सकते हो आप ये डिस्टेंस कितनी होगी। पहले एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल मैं कितना मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, इसको कुछ नाम देते हैं, ये हो गया PO, इसको मैं Q बोल देता हूँ है ना। तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है बताओ आप लोगों को, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना यहाँ पे, कौन सा ट्राइंगल हमारे पास में, POQ। इसमें ये एंगल कितना है बताओ आप लोगों का, थीटा, ये डिस्टेंस कितनी है R, ये डिस्टेंस कितनी है L, और यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा होगा आपका 90, भाई ये एंगल तो 90 होगा ना। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो इन ट्राइंगल POQ ट्राइंगल में अगर आप लोग देखोगे तो देखो 90 के सामने आपका हमेशा क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूस। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाला क्या होता है बताओ आप लोगों का, परपेंडिकुलर। जो बच जाएगा वो क्या बनेगा बताओ आप लोगों का, बेस बनेगा कि नहीं बनेगा। सो दिस इज योर बेस। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है,
हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कितना है बताओ आप लोगों का, पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आप लोगों का, देखो परपेंडिकुलर यही तो है ओपी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आर, तो आर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है आप लोगों का एल, तो एल का स्क्वायर। अब देखो पी क्यू कितना निकल जाएगा आप लोगों का, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ऐसे ठीक है। ये वाला स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा बताओ आप लोगों का, अंडर रूट। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी बन चुकी है बताओ हमारे पास में, ये जो पी क्यू आया ना आप लोगों का, दिस इज योर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में कितना एल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस बनी है आप लोगों की यहाँ से यहाँ तक वाली, ये डिस्टेंस कितनी बन चुकी है आप लोगों की, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है तो देखो ये भी आर ये भी एल, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी बताओ आप लोगों की, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। भाई सेम ही तो बनेगा, यहाँ एंगल 90 मान लो या एंगल थीटा मान लो, तो सेम ही तो बनेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं? देखो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे बता सकते हो आप, ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, बताओ ये एंगल भी कितना होगा आप लोगों का, थीटा। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपके पास में, इसको समझते हैं, ये थीटा कैसे होगा। जब भी आपका ऐसे जेड बनता है ना, जेड, तो जितना एंगल यहाँ पे होता है ना थीटा, उतना ही एंगल यहाँ पे भी होता है थीटा। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसे, ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। सो दिस इज योर ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया, और साथ में ये एंगल भी कितना होता है आप लोगों का, थीटा ही होता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, थोड़ा बहुत आपको वेक्टर वगैरह आता है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये आपका ए वेक्टर है, यहाँ पे आपका थीटा एंगल बन रहा है, और यहाँ पे आपके पास में बी वेक्टर है। तो देखो ये जो थीटा है ना, ये थीटा ए के साथ में है कि नहीं है, तो थीटा जिसके साथ में होता है ना उसके साथ कॉस आता है, मतलब आप अगर लिखोगे तो ए कॉस थीटा, मतलब थीटा इसके साथ, तो ए वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना बनेगा, ए कॉस थीटा, और बी के साथ थीटा नहीं है तो वो क्या बन जाएगा बताओ आप लोगों का, बी साइन थीटा। जैसे अगर मान लो इसी में ऐसा होता, ये आप लोगों का क्या होता, ऐसे होता, ये आपका बी वेक्टर होता, या चलो ए वेक्टर ही ले लेते हैं, और ये आपका बी वेक्टर होता, और यहाँ एंगल थीटा बनता। अब देखो थीटा किसके साथ में बताओ आप लोगों का, थीटा बी के साथ में है कि नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका बी कॉस थीटा, और ए के साथ थीटा नहीं है ना, तो ए का क्या बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, तो ये ए साइन थीटा, ये बी कॉस। तो जिसके साथ थीटा होता है ना उसके साथ कॉस आता है हमेशा, ये याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये फर्स्ट और सेकंड वाली निकाल लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं फर्स्ट की वजह से निकालूंगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की वजह से कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो के क्यू, मैंने कहा ना चार्ज वगैरह मत देखना, प्लस माइनस मत देखना, के क्यू आर डिस्टेंस देखो बस। फर्स्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की बन रही है, माइनस क्यू की वजह से बन रही है कि नहीं बन रही, फर्स्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है, यहाँ देखो फर्स्ट वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड वन बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है आपके पास में, माइनस क्यू की वजह से। तो माइनस क्यू से पी तक की कितनी डिस्टेंस है बताओ, ये डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस तो ये वाली रही, कितनी है बताओ, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये तो आर की वैल्यू है ना, इस पूरे का भी क्या चल रहा है स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है आपका, तो क्या बचेगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वन की वजह से। मतलब देखो चार्ज से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस ही तो देखते हैं, यहाँ भी तो हम लोग माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस देख रहे थे ना, देखो आर माइनस एल, प्लस क्यू से भी पी पॉइंट तक की डिस्टेंस देख रहे थे, तो चार्ज से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस देखते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड टू की वजह से कितनी आएगी बताना जरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू की वजह से कैसे निकालोगे आप लोग बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड टू की वजह से हम लोग ऐसे निकालेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में कितना आर स्क्वायर। अब के क्यू तो सेम ठीक है, ध्यान से अब एक चीज़ देखो, अगर आप लोग ध्यान से अगर आप एक चीज़ देखो, तो आर आर होता है, देखो सेकंड चार्ज कौन सा है, ई टू मतलब सेकंड चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू, और प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस भी कितनी है बताओ आप लोगों की, प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस भी है अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी आपकी टू, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस भी कितनी थी भाई, क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस भी तो इतनी है ना भाई साहब।
अच्छा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? E1 एंड E2 सेम है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इनको E कह देता हूँ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से बोथ आर सेम। और अगर दोनों सेम है तो थोड़ी देर के लिए मैं इनको क्या कह देता हूँ? ई कह देता हूँ। क्या दिक्कत है ना? तो अब ध्यान से देखना आप लोग, एक्चुअल में ना कंपोनेंट कुछ इस तरीके से है, मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो इस तरीके से है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही है आप लोगों की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही है। इसको देखो, फील करना जरूरी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये बीच में एंगल है आपकी, ये थीटा, और ये भी कितना है बताओ आप लोगों का? थीटा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक लाइन ऐसे मान लेता हूँ, एक लाइन कुछ इस तरीके से आप लोग की। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से देखो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से देखो, दोनों तो सेम ही आ रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से, दोनों सेम ही आ रही है, तो मैं ई कह देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वाले को भी क्या कह दिया मैंने यहाँ पे? ई कह दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वाले को भी क्या कह दिया मैंने यहाँ पे? ई कह दिया। भाई दोनों तो सेम आ रही है ना। अब देखो मैंने क्या आपको बताया था अभी कि जो आप लोगों का जिसके साथ थीटा होता है ना, देखो ध्यान से, जैसे ये आपका क्या है, ध्यान से देखना, जैसे ये आपका थीटा है, तो थीटा जब बी के साथ था उसके साथ कॉस आया, तो जिसके साथ भी थीटा होगा ना उसके साथ कॉस आएगा। तो ये ई है आप लोगों का, तो ई के साथ थीटा है, तो ई के साथ थीटा इधर है ना, तो इधर कितना बनेगा आप लोगों का? ई कॉस थीटा। और ऊपर क्या बनेगा बताओ आप लोगों का? ई साइन थीटा। ऐसे इसमें देखो ये भी आपका थीटा है, तो थीटा के इधर वाला यहाँ पे क्या बनेगा बताओ आप लोगों का? फिर से ई कॉस थीटा। और जो इसका नीचे देखो यहाँ थीटा नहीं है ना, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? ई साइन थीटा। समझे आप इस बात को कि नहीं समझे बताओ? देखो ये थीटा था ना, जैसे आप इसको देखो यहाँ पे, ये आपका ई है, इस तरीके से एक लाइन है और इस तरीके से एक लाइन है, तो आप इसको समझो ऐसे, ये थीटा है, तो थीटा जिसके साथ होगा ना उधर कितना आ जाएगा आपका? ई कॉस थीटा। थीटा जिसके साथ नहीं होगा उधर क्या बनेगा आप लोगों का? ई साइन थीटा। अब देखो क्योंकि साइन थीटा तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में ही है, मतलब अपोजिट है ना, तो ई साइन थीटा से ई साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ई साइन थीटा से ई साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं है बताओ ये। अब एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या क्या जुड़ेगा आपका? ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना आप लोगों की, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी बताओ आप लोगों की? ई कॉस थीटा प्लस में फिर से कितना? ई कॉस थीटा। और ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा कितना होता है बताओ आप लोगों का? दिस इज योर टू ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा कितना हो जाएगा? टू ई कॉस थीटा। अब देखो टू ऐसे ही ठीक है, ई की वैल्यू तो कितनी आई है? यही तो आई है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम ही है, तो के क्यू अपॉन में कितना? आर स्क्वायर प्लस में कितना? एल स्क्वायर कॉस थीटा। एक काम करो, कॉस थीटा तो आप इसी ट्राइंगल से निकाल सकते हो। अगर आप ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो ना, तो कॉस थीटा अगर आप निकालना चाहो तो कॉस थीटा कितना होता है आप लोगों का? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, इसमें देखो बेस कितना है आप लोगों का? एल, और हाइपोटेन्यूस क्या है? ये, तो बेस हो जाएगा एल अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है आपका? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में कितना? एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? बेस यानी कि एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में कितना? एल स्क्वायर। अब एक काम करो, ध्यान से देखना इसको आप लोग, ठीक है? मैं के को ऐसे ही रहने देता हूँ, क्यू को भी ऐसे ही रहने देता हूँ, के और क्यू को तो सेम ही रखा ना, इस टू को एल के साथ भेज दो। क्यों अभी बताता हूँ। अपॉन में क्या चल रहा है आप लोगों का? आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अच्छा ये आपको पता है, किसी की पावर रूट होती है ना, तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। मतलब अगर कहीं पे रूट 2 लिखा है तो रूट 2 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 1/2। रूट 3 लिखा है तो मतलब 3 की पावर 1/2। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी? 1/2। और इसके साथ इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो के ऐसे ही ठीक है, क्यू इंटू ट्वेल्व, क्यू इंटू ट्वेल्व मैंने आपको भी पीछे बताया था कि क्यू इंटू ट्वेल्व कितना होता है बताओ आप लोगों का? क्यू इंटू ट्वेल्व इज पी। तो क्यू इंटू ट्वेल्व कितना बन जाएगा बताओ आप लोगों का? पी बन गया अपॉन में, यहाँ पे देखो अगर आपने एक रूल पढ़ा है ना कि अगर आपके बेस सेम होते हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए को बेस बोलते कि नहीं बोलते हैं? देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड, यानी कि एम प्लस एन। तो यहाँ पे भी देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सेम है आप लोगों का, तो क्या जुड़ जाएगा? 1, और 1 के साथ में कितना जुड़ जाएगा आप लोगों का? 1/2। तो अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ चुकी है आप लोगों की?
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बताओ आप लोगों को? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के, ठीक है, के, इसमें देखना जरा, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखो एक काम करो, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, 1 + 1/2 कितना होगा, इसको जोड़ के देखना, 1 + 1/2, तो 1 + 1/2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 कितना बनेगा 2, प्लस में 1 चल रहा है आपका, 2 × 1 = 2, 2 में 1 जोड़ दिया और अपॉन में 2, यानी कितना बन चुका है 3/2। तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का? 3/2। अब क्योंकि जो L होता है वो आपका R से बहुत छोटा होता है कि नहीं होता बताओ? L इज़ मच मच लेस देन R। तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो L तो कितना हो गया आपका, 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बनेगा KP/R² प्लस L की जगह पे तो 0 का स्क्वायर ही हो जाएगा और पावर 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन चुकी है बताओ आप लोगों की? KP आपका ऐसे ही ठीक है, देखो 0 तो ख़त्म ही हो गया ना, तो R की पावर 2 और इसकी पावर भी कितना 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बच गया हमारे पास में KP, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, ये वाला 2, 2 से 2 कैंसिल, तो KP/R³। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, वो कितनी निकली है आप लोगों की? KP/R³। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, जो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? KP/R³। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे निकाली थी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे कितनी आ रही थी बताओ आप लोगों की? सर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे कितनी आ रही थी आपके पास में? दैट वाज योर 2 KP/R³। तो कितनी एक्सियल पे कितनी आ रही है बताओ आपके पास में? 2 KP में कितना R³। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों की इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रही है, वो कितनी आ रही है बताओ आपके पास में? वो आ रही है सर KP/R³। तो आप एक चीज़ देखो, ये भी KP/R³ है कि नहीं है बताओ, और ये भी आपका KP/R³ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाली 2 टाइम्स है ना, तो आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्सियल पे निकलती है वो 2 टाइम्स होती है आप लोगों की किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब जो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो 2 टाइम्स ज़्यादा होती है आप लोगों की इक्वेटोरियल वाले से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप अपने नोट्स में डाल देना, ठीक है। नोट्स तो यही है जो मैं बना रहा हूँ आपके, और क्या है। जैसे मान लो आपकी कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी ज़रूरत पड़ेगी ना डेरिवेशन के लिए, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो मान लो कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो मान लो हमारे पास में क्या है, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो आपने कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। प्लस का भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। चलो अगर मान लो प्लस क्यू आपने रखा है तो क्या सीन होगा, और माइनस क्यू रखा है तो आप लोगों का क्या सीन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है आप लोगों का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना हमारे पास में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लस क्यू वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, तो जब अपनी तरफ खींचेगी तो किसी ना किसी फोर्स से खींचेगी ना, और वो फोर्स कितनी होती है बताओ आप लोगों की? Q/E। वो फोर्स कितनी होती है बताओ हमारे पास में? Q/E। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, क्या होता था? फोर्स अपॉन चार्ज, F/Q। ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन क्यू नॉट था ना, फोर्स अपॉन क्यू नॉट था कि नहीं था। अब यहाँ से अगर आप फोर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा? E इंटू में क्यू नॉट, क्यू नॉट इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो बस आप एक सिंपल सी चीज़ देखो कि अगर चार्ज क्यू है ना, तो क्यू नॉट की जगह पे क्यू रख दो, तो फोर्स कितनी फोर्स लगती है? Q/E। और अगर माइनस का चार्ज होगा तो माइनस का Q/E, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? प्लस क्यू वाले पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगा और माइनस क्यू वाले पे अपने से दूर फोर्स लगाएगा, और कितनी फोर्स लगाएगा वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसी पे बेस पे देखो आप लोगों का एक और टॉपिक आता है, और वो टॉपिक क्या है हमारे पास में? दैट इज़ योर, आपको क्या करना होता है बेसिकली? टॉर्क निकालना होता है ना, टॉर्क ऑन एन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉपिक क्या है हमारे पास में बताओ? लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये, टॉर्क
ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर आपकी कहीं पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने किसी डाइपोल को रख दिया तो उस डाइपोल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि हमारे पास में यहाँ कहीं पे आप लोगों ने क्या करा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। तो मान लो ये मेरे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और आपने यहाँ पे कोई डाइपोल रख दिया। डाइपोल मतलब एक माइनस क्यू चार्ज होगा, एक आपका प्लस क्यू चार्ज होगा। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ आप लोगों की, 12 डिस्टेंस होगी। ठीक है, और ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये जो डाइपोल है ना, डाइपोल ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये कितना एंगल बना रहा है आप लोगों का, थीटा एंगल बना रहा है। तो देखो होगा क्या कि जो आपका ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ एक फोर्स लगाई कि नहीं लगाई। अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाले पे अपनी तरफ एक फोर्स लगाती है, और वो फोर्स कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, प्लस का है ना, तो क्यू इंटू ई हो जाएगी हमारे पास में। ये तो आप समझ गए। माइनस क्यू वाले से अपने से दूर एक फोर्स लगाएगी, और दूर फोर्स लगाएगी तो फोर्स कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, माइनस का क्यू इंटू ई। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस वाले चार्ज को ऐसे खींच रहा है और माइनस वाले को ऐसे भेज रहा है। मतलब जैसे ये आपका डाइपोल रखा है तो इसको इधर खींच रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रखे चार्ज को इधर खींच रही है, और माइनस पे रखे चार्ज को इधर भेज रही है। तो ये जो आपका डाइपोल होगा ना, ये इस तरीके से, ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ ऐसे रोटेट करने लग जाएगा। और जब ये इस तरीके से रोटेट करेगा तो इस पर एक टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, बेसिकली यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, टाउ नहीं, टाउ, टाउ। ठीक है, तो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका टॉर्क होता है, टॉर्क कैसे लग रहा है देखो, प्लस क्यू को इधर खींचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस को इधर भेजेगी। तो ये जो ऐसा रखा है इस पर एक क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग हमेशा याद रखना, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये आप कैसे निकालोगे, देखो बहुत एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। देखो फोर्स तो आपकी क्यू ही लग रही है, माइनस प्लस को छोड़ दो, माइनस प्लस तो साइन को बता रहा है ना, फोर्स कितनी लग रही है एक्चुअल में, क्यू इंटू ई लग रही है कि नहीं लग रही बताओ। ठीक है सर, तो क्यू इंटू ई लग रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, देखो एक काम करो, यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हो आप लोग इस तरीके से। तो ये जो मैंने लाइन खींची ये आपको एक परपेंडिकुलर लाइन दिख रही होगी, और ये एंगल कितना है आप लोगों का, 90 का एंगल है। अब ध्यान से अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, लेट्स से इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे देते हैं। ये मान लो आपका पी है, ये आपका ओ है, ये आपका क्यू है। अब इस ट्राइंगल पी ओ क्यू को ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये आपके पास में ट्राइंगल है पी ओ क्यू। देखो ये एंगल कितना है बताओ आप लोगों का, 90 है कि नहीं है। यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही तो आपको निकालनी है। ये डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोग की, 12। तो एक बात बताओ, ये आपका देखो, और थीटा यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है बताओ आप लोग का, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो एक काम करो, ये जो आपका यहाँ पे बना लेता हूँ मैं वापस, टेंशन मत लिया करो यार आप। तो ये आपका कितना है, पी ओ क्यू। ये एंगल कितना है बताओ आप लोगों का, 90 डिग्री का। और साथ में ये एंगल कितना बन रहा है आपका, थीटा। अब थीटा के सामने क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, और बचा हुआ बेस। तो देखो हमें परपेंडिकुलर निकालना है भाई, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप लोगों की। तो परपेंडिकुलर निकालना है, और हाइपोटेन्यूस दे तो रखा है आपको 12। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है बताओ आप लोगों का, यही तो निकालना है आपको पास में, ओपी। ओपी है ना परपेंडिकुलर, यही तो निकालना है। हाइपोटेनियस कितना है बताओ आप लोगों का, 12। तो 12 देखो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग की, 12 साइन थीटा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, डिवाइड में है ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोग की, क्यू, क्यू ही तो ठीक था आप लोग का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ चुकी है बताओ आप लोग की, 12 साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, एक काम करो, ये जो q इंटू 12 है, q इंटू 12 तो क्या बन जाता है आपका p। यहाँ देखो ना, q इंटू 12 कितना बन जाएगा आप लोग का, p। तो ये बन गया हमारे पास में पी ई साइन थीटा। क्या बन जाएगा आप लोगों का, पी ई साइन थीटा,
पी ई साइन थीटा, तो इतना टॉर्क लगेगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो जो आपका टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क कितना लगेगा आप लोगों का पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।